Friends, today we will continuing the chapter improvement in food resources. It is the revision video. In the till now we have revised the agriculture part of this chapter, and some part was left, which is cropping pattern in India. Till now we have revised the three practices of the agriculture. First is crop variety improvement, second is crop production management. In the crop production management we have studied about the nutrient management, irrigation. In this video we will study about the cropping pattern in India. ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स का जो ग्रोइंग है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया था बाय द मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स. आफ्टर दैट we will management of the water by the irrigation, and now cropping pattern is the best way to improve the agriculture, to improve the food resources. एक तरह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं हम इसको, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं. व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है द फार्मिंग इन विच वी डोंट यूज़ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स या कोई केमिकल या फर्टिलाइजर्स के बिना जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, जो हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है. क्रॉपिंग पैटर्न भी एक उसी तरीके का है कि इसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम फर्टिलाइज़र यूज़ करें. तो इसके लिए क्रॉपिंग पैटर्न 3 टाइप्स के होते हैं: मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. देखिए, फर्स्ट आता है क्रॉपिंग पैटर्न. क्या होता है? देर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. दीज डिफरेंट वेज कैन यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट. दे आर कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. फर्स्ट इज़ मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या करते थे कि अगर फार्मर ने डिसाइड किया है कि वो 2 क्रॉप्स को ग्रो करेगा, देन वो उन क्रॉप्स के सीड्स को पहले मिक्स करता था और मिक्स करके कोई भी प्लानिंग के बिना उनको पूरी जो फील्ड थी उसमें स्कैटर कर देता था. ठीक है, जिससे कि जो प्लांट्स है दोनों मिक्स करके ग्रो करते थे, जिससे कि उनके मैच्योरेशन के टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी कि उनको कैसे अलग किया जाए. ठीक है, तो इसीलिए मिक्स क्रॉपिंग में कुछ सुधार करके, कुछ इम्प्रूवमेंट करके एक नया पैटर्न बना लिया गया है, क्रॉपिंग पैटर्न. ये ओल्ड फैशन है. ठीक है, यह अब क्रॉपिंग पैटर्न नहीं फार्मर यूज़ करते हैं. इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके एक नया क्रॉपिंग पैटर्न बनाया गया जिसका नाम रखा गया है इंटर क्रॉपिंग. इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं? इंटर क्रॉपिंग इज़ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड. ठीक है, बट क्या करते हैं इसमें? इन द सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न. इसमें सीड्स को मिक्स नहीं करेंगे और पहले रोज़ बनाएंगे, क्यारियाँ बनाएंगे और अलग अलग रोज़ में अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करेंगे. सीड को मिक्स नहीं करेंगे. जैसे एक रो में एक सीड, जैसे वीट फिर ग्राउंड नट, फिर वीट फिर ग्राउंड नट. इस तरह से अल्टरनेट वे में करेंगे. जैसे आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है कि ये क्रॉप ये और दिस क्रॉप सेकेंड क्रॉप था. इस तरह से हम 3 क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड द इंटर क्रॉपिंग. नेक्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि फील्ड को अपनी
फार्मर कई पार्ट में डिवाइड कर देता है, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में, जितने भी पार्ट में वो डिवाइड करना चाहता है, ठीक है, उतने पार्ट में उसका पार्टीशन कर लेता है और उसको फिर वो डिसाइड करता है कि सपोज़ करो एक पार्ट में उसने अगर इस बार वीट बोया है, यहाँ पर कोई जो है पी मतलब समझिए पी भी हुई है, स्वीट पी, या यहाँ पर ग्राउंड नट, तो इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि एक सीरियल हो और एक कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट हो, ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट वे में होते हैं। अब नेक्स्ट ईयर जब बोएंगे तो नेक्स्ट ईयर वीट को जो ग्रो करेंगे हम किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट की जगह, और लेग्यूमिनस प्लांट को सीरियल की जगह, जो भी सीरियल हम ग्रो कर रहे हैं, सीरियल तो आप जानते हैं ना, जो भी अनाज होते हैं, जैसे वीट है, राइस है, या आपका बार्ले है, ठीक है, दीज आर द सीरियल्स। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लांट सक्सेशन। प्री प्लांट सक्सेशन का मतलब, सक्सेशन मतलब रोटेशन, अब उसको रोटेट कर देंगे हम। प्री प्लांट सक्सेशन इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़ डिसाइड द चॉइस ऑफ, ठीक है, ये भी फार्मर पे डिसाइड करता है कि वो कैसे करेगा, ठीक है। ये कई ईयर के प्लानिंग होते हैं, 3 ईयर प्लानिंग भी कर सकते हैं, 2 ईयर प्लानिंग भी कर सकते हैं। 3 ईयर का मतलब होता है कि 3 साल बाद उसी जगह पर आएगी वो क्रॉप जहाँ पर पहले थी, या 2 ईयर्स का मतलब होता है दूसरे साल उसी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है कि एक जगह पर बोने से, जब लेग्यूमिनस प्लांट की जगह पर बोते हैं तो वहाँ से नाइट्रोजन पहले से ही वो फिल होती है वहाँ पर, ठीक है, तो नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र उसको डालनी नहीं पड़ती फार्मर को, तो उसका पैसा ही बच जाता है और नेचुरल तरीके से वीट को नाइट्रोजन में मिल जाती है। और जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स बोते हैं तो लेग्यूमिनस प्लांट्स तो खुद ही नाइट्रोजन बना लेता है, ठीक, क्योंकि उसकी नोड्यूल्स में या उसकी रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आपने 3 मैनेजमेंट मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट बताया था आपको क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट खत्म हो गया, नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्या हुआ, प्लांट जब ग्रो करके अच्छी वैरायटी का हमने सीड ग्रो करा और प्लांट भी हमारे ग्रो कर गए, उसका हमने न्यूट्रिएंट का ध्यान रखा, इरिगेशन का ध्यान रखा, उसमें क्रॉपिंग पैटर्न भी हमने अपने हिसाब से अप्लाई की। अब हमें क्या होता है, अब उसमें कोई इंसेक्ट ना लग जाए, कोई डिसीज़ ना लग जाए, इसका ध्यान रखते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो पहला इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी चीज़ होती है, वीड्स। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स competing with the crop plants for food, space and light, and finally reduce crop growth. Weeds can be removed by spraying herbicides, या इसको वीडिसाइड्स भी कहते हैं, और बाय रिमूविंग द मैकेनिकली मतलब हाथ से उखाड़ करके या खुरपी से उखाड़ करके उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिकली या मैनुअली भी कह सकते हैं इसको। तो पहला तो वीड्स हो गया, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं वो हमारी क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं और उसका फूड, उसका वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। सेकेंड आता है डिसीज़ इन प्लांट्स आर कॉज बाय पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, ठीक है। जितने भी पैथोजेंस होते हैं, व्हाट इज पैथोजन, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जब बीमारी फैलाने का काम कर, जिनकी वजह से बीमारी होती है वो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पैथोजेंस। तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ठीक है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। प्रिवेंटिव मेथड होता है कि पहले से ही हम सावधानी बरतें, पहले से हम सावधान रहें, हम समय पर बेड से तैयार करें। बेड का मतलब रोज़ क्यारियाँ, ठीक है। सीड बेड पहले से समय से तैयार करें, जिस फसल का जब समय होता है, जिस क्रॉप का उसी टाइम अगर हम तैयार करें, लेट कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं, तो उससे हमारे यहाँ इंसेक्ट्स या पेस्ट लगने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, टाइम से हम क्रॉप को सो करें, उसके बीज बोएं। इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल, ठीक है। इन दोनों की वैसे इंटर क्रॉपिंग मतलब जब एक क्रॉप के बीच में दूसरी लाइन आ जाती है तो इंसेक्ट जो है दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब जब हमारे जो क्रॉप है बिल्कुल तैयार हो गई, उसको हमने अच्छा सीड बोया, उसके हमने न्यूट्रिएंट का ध्यान रखा, उसके डिसीज़ का ध्यान रखा, वो मैच्योर हो गई।
जब वो मैच्योर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से ग्रेन्स को अलग करते हैं। अब उस ग्रेन्स का क्या होता है, उसे स्टोर करना होता है हमें होल ईयर के लिए, क्योंकि जो वीट है या राइस है वो एक साल में एक ही बार बोया जाता है, तो उसे पूरे साल चलाने के लिए हमें उसे स्टोर करना पड़ता है। अब उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोरेज लॉसेज इन क्रॉप्स आर ड्यू टू बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया। हमारा जो सीड है, जो गेहूँ है, चावल है, राई, बार्ली है, जो भी कुछ है जिसकी फसल में एक बार बोते हैं, पूरे साल के लिए हमें चाहिए, तो उसको कई तरीके के इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स कौन होते हैं, जैसे कि रेट है या गिलहरी है, ये सब जितने भी जानवर होते हैं जो उसको खाते हैं अनाज को, वो सब, फंजाई है, फंगस लग जाती है अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर हमारा वीट में रह जाए, माइट्स है, बैक्टीरिया हैं, ये सब हमारे जो स्टोरेज ग्रीन्स हैं, स्टोर्ड ग्रीन्स हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स लाइक इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन स्टोरेज एरिया। ठीक है, अगर जो जहाँ पर हम इसको स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है या टेम्परेचर का लेवल सही नहीं है, तो हमारा जो ग्रेन्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेन्स हमारे क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल बाई, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे हम, कंट्रोल बाई प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज। जहाँ पर इनको रखते हैं उसको वेयर हाउसेज कहते हैं। उनका ट्रीटमेंट करें, वहाँ पर फ्यूमिगेशन करें, वहाँ पर समय समय पर मेडिसिन का स्प्रे करते रहें, और जो हमारे वीट्स हैं उनको अच्छे से ड्राई करें सनलाइट में, और सनलाइट में ड्राई करने के बाद उनको गनी बैग्स में फिल करके रख दें उठा के। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज बिफोर ग्रीन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, पहले हम उसको साफ़ करते हैं, क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइंग, सनलाइट में उसको अच्छे से सुखाते हैं पहले, एंड देन इन शेड, फिर ठंडा करते हैं उसको शेड में रख के, तो ये नहीं कि गरम गरम ही हम फिल कर दें तो उसके अंदर मॉइस्चर बढ़ जाएगा। एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल दैट कैन किल पेस्ट, और फिर उसके अंदर फ्यूमिगेशन कर देते हैं, मेडिसिन का स्प्रे करवाते हैं उस रूम में जहाँ पर ये सारे के सारे पेस्ट मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर आपका ख़त्म हो गया प्लांट का पार्ट। अब शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मैंने आपको बताया था कि फूड हमें दो तरीके से मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट का तो ख़त्म हो गया एग्रीकल्चर, अब पढ़ेंगे हम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आज हम कैटल फार्मिंग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे जब हम रिवाइज़ करेंगे तब हम पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग एंड पिसीकल्चर, फिश कीपिंग, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैटल फार्मिंग क्या होता है, कैटल फार्मिंग क्या होता है, कैटल फार्मिंग में जो हम कैटल्स को रियर करते हैं तो उनको हम करते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए, फ्लैश के लिए, या फिर फ्लैश के लिए, या फिर अपने फील्ड वर्क के लिए। तो कैटल फार्मिंग इज़ डन फॉर टू पर्पसेस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज ड्रिलिंग, इरीगेशन, कार्टिंग के लिए हम अपने जो हमारे काऊ या बफेलोज होते हैं इनके मेल्स को यूज़ करते हैं। तो जिनको हम मिल्क के लिए पालते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, तो ये कहलाते हैं मिल्च एनिमल्स। ठीक है, मिल्च एनिमल्स प्रोड्यूस मिल्क, वेयर एज ड्रॉट एनिमल्स आर यूज्ड फॉर फार्म लेबर, जैसे बुलक कार्ट चलाने के लिए यूज़ होते हैं। तब टू मेजर स्पीसीज ऑफ इंडियन कैटल आर बॉस इंडिकस और काउस। बॉस इंडिकस काउ का जो साइंटिफिक नेम होता है बॉस इंडिकस, एंड बॉस बुबेलिस, बॉस बुबेलिस कहते हैं बफेलो को। मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर कैटल इंक्लूड क्लीनिंग, शेल्टरिंग एंड फीडिंग। किस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी एनिमल को पालने के लिए, उसकी क्लीनिंग का, कि समय समय पर उसको बाथ कराएं, उसकी ग्रूमिंग करें, ब्रश से उसके जो है वो बालों को झाड़ें। शेल्टरिंग, उनके रहने की जगह बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, स्लोपी होनी चाहिए जिससे कि यूरिन वगैरह वहाँ पे ना रुक सके, और उनकी फीडिंग का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है। क्लीनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्लीनिंग इन्वॉल्व्स पीरियोडिक वॉशिंग टू गेट रिड ऑफ डर्ट एंड लूज हेयर्स। शेल्टर फैसिलिटीज़ इंक्लूड वेल ventilated roof, shade which protect cattle from rain, cold and sun.
एनिमल फीड इंक्लूड्स रफेज feed which is largely fiber and concentrate feed which are low in fiber and contain relatively high levels of protein and other nutrients। दो टाइप का फूड दिया जाता है एनिमल्स को, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो रफेज जिसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और एक दूसरा होता है कंसनट्रेट जिसमें प्रोटीन वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। कैटल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिसीज़, कैटल्स को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। द डिसीज़ बिसाइड कॉजिंग डेथ, और इस डिसीज़ के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। और जब ये बीमार होती हैं तो इनका रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। डिसीज़ इन कैटल आर कॉज बाई बोथ एक्सटर्नल इंटरनल पैरासाइट्स, बॉडी के ऊपर भी रहते हैं इनके पैरासाइट्स और बॉडी के अंदर भी रहते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव्स ऑन द स्किन एंड कॉज स्किन डिसीजेस, ठीक है। इंटरनल पैरासाइट अफेक्ट द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल पार्ट्स। वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीज़, बहुत सी वायरल और बैक्टीरियल डिसीज से बचाने के लिए हमें समय समय पर अपने एनिमल के वैक्सीनेशन भी करानी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट रिवीजन पर हम क्या करेंगे? पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और बी कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप इसको ध्यान से पढ़िएगा।